नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एल्यूमिनियम। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन सीसीपी with radius of 125 picometer, with radius 125 picometer. Calculate edge length निकालनी है इसकी यूनिट सेल की। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। निकाला किसी आंसर? चलो देखो आंसर पहले। 354 के आसपास आ रही है। एज लेंथ तो आ जाएगी, तो रुक जाओ अभी। ये कुणाल, ए तो क्या होगा 2√2r फर्स्ट पार्ट में, सबको पता है सीसीपी मतलब एफसीसी, ए होता है 2√2r, 2√2r की वैल्यू 125, तो ये आ गया 250√2 पिकोमीटर, 10⁻10 सेंटीमीटर में। ये आ गया बी पार्ट। कुणाल ट्राई कर लिया पूरा? यस सर।
कितना अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा आंसर? लास्ट वाली सॉल्विंग रह रही है बस, वो वॉल्यूम मेरा निकाल के 4.3 डिवाइड कर देना है। नहीं कुणाल, तू ऐसे एटलीस्ट इतना तो बोलना आना चाहिए ना, 10:20 10:21 इस टाइप से आंसर होगा, ताकि ऑप्शन देख के आंसर पहचान सके। समझा कि नहीं? है कई बार कैलकुलेशन हमें पूरी नहीं करनी होती है, अप्रोक्स में निकालना होता है, तो उतना तो किया करना। सर 2.3 into 10 की पावर नहीं 10 की पावर 22। हाँ ये हो सकता है आंसर, बिल्कुल सही होगा आंसर। सर मेरा आ रहा है आगे देखो, 4.3 a की into वैल्यू आ 10 गई, raised to power -23। माइनस में तो आ ही नहीं सकता समय, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं, क्या माइनस आ सकता है कभी? पहले नहीं निकालेंगे, ये a आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, देखो इधर, वो होगा a क्यूब, यानी 250√2 इंटू 10⁻10 का क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया कि नहीं? है नहीं समझ आई बात? इसको अप्रोक्सीमेट कुछ भी निकाल लो ना तुम इसे। ये आ गया 2.5 इंटू 1.4, 2.5 इंटू 1.4, और ये आ गया 10⁻8 इसका क्यूब। चलो ये छोड़ो से, तुम इसका क्यूब रूट निकाल लोगे, इसका क्यूब रूट निकल जाएगा ना। वो निकालने के बाद, वो निकालेगा, तुम लिखोगे इतने सेंटीमीटर क्यूब में, जो भी वैल्यू आई है, इतने सेंटीमीटर क्यूब में एक यूनिट सेल है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल्स होंगे? तो आंसर आ गया 1 में जो भी ये वैल्यू आई है, 1 में 250 इंटू √2 इंटू 10⁻10 इसका होल क्यूब यूनिट सेल्स। नहीं समझ आया आंसर कैसे निकालना है? यस बच्चे ये याद करके रखते हैं कि 1 में एक क्यूब आंसर है, ऐसे मत करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से कर लेना, सही ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से करना। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे इस टाइप का, ताकि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, with nearest neighbor distance of 150 picometer, with nearest neighbor distance of, यानी with D is equal to 150 picometer, calculate number of unit cells in 10 centimeter cube of potassium, number of unit cells in 10 centimeter cube of potassium। निकालो। सर 1.9 into 10⁻24। किसने निकाला है? चलो आंसर देख लेंगे फिर एक बार। देखो डी निकाल दिया इसमें,
अब ये हमें पता है डी टू रूट 3/2 होता है इन BCC, डी है 150 इंटू 2/√3 आ जाएगा। पिकोमीटर में है तो 10⁻10 कर देंगे, ये ए आ जाएगा इससे, सही ना, इससे ए आ जाएगा। ए आने के बाद अब ए आ गया तो वॉल्यूम निकाल लेंगे एक यूनिट सेल का। दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तो ए क्यूब में एक यूनिट सेल है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल्स होंगे? तो आंसर आ जाएगा 10/ए क्यूब। कर लोगे ना इस तरीके से? ये सेंटीमीटर में आया, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। कर लोगे कैलकुलेशन इसकी? सेम क्वेश्चन दिया था बिल्कुल। So 10⁻25/9√3. चलो वो आ जाएगा आंसर, निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ 3 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉपर मेटल की ये डेंसिटी होती है। इफ रेडियस ऑफ कॉपर एटम is equal to 127.8 picometer, predict the nature of unit cell। करो इसे।
निकाल लिया आंसर? चलो देख लो आंसर इसका। डेंसिटी ऑफ कॉपर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? Zm by A cube into N नॉट। निकाला किसने आंसर? इसमें दो चीजें अननोन है, ZB और AB। ZB अननोन है और AB अननोन है। इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन? सर पहले हमें सबकी लगा के देखनी पड़ेगी, जैसे ए है उसकी भी देखनी पड़ेगी लगा के। अगर वो बीसीसी की बात करें तो ए और आर की वैल्यू को जो रिलेशन है वो लगाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा दोनों का। वंश ने बोला आंसर? यस सर। सही है, वंश बिल्कुल सही है तेरा तरीका। इसमें क्या करना है तुम्हें, क्योंकि हमें पता, इतना पता है कि Z की जो वैल्यू है वो 1, 2 या 4 यही होगी। 6 वाला केस बोर्ड में तो नहीं आएगा, HCP वाला। तो 1, 2 या 4 ये वैल्यू होंगी Z की। समझिए, Z की वैल्यू की 1, 2 या 4, तो इनके लिए पुट करेंगे, सही ना? इसको पुट करेंगे वैल्यूज, सही ना? इसकी वैल्यू पुट करेंगे। Z की वैल्यू मैंने अगर 1 पुट की सपोज, ये सारे चेक करते रहेंगे इस तरह से। Z की वैल्यू 1 पुट की 8.95, Z को 1 पुट कर दिया। M कॉपर का 63.5 होता है। A क्यूब, A कितना आ जाएगा यहां से निकालेंगे? समझे कि नहीं? इधर से A निकाल लेंगे। अब A से निकालेंगे R। R क्या होगा सिंपल में? A/2, सही ना? R जो A/2 आएगा। तो अगर यहाँ से R ये वाला और R ये मैच कर गया तो आंसर यही है, Z की वैल्यू 1 है। Z निकालना तुम इस क्वेश्चन के अंदर, नेचर मींस Z की वैल्यू। ऐसे ही नहीं मैच कर रहा तो स्टार्ट करेंगे हम Z 2 से, यानी BCC से। Z पुट किया 2, 63.5, तो इसलिए 3 मार्क्स में आया था बोर्ड में ये। A क्यूब इंटू N नॉट, यहां से A निकाल लिया। A निकाल लिया, फिर लिखेंगे इसको √3A = 4R। इधर से R निकालेंगे, अगर ये R मैच कर गया तो यही आंसर है। तीसरा केस, अगर नहीं मैच करेगा तो हमें पता है कि कॉपर, जिसको पता होगा, DNF ब्लॉक जिसने पढ़ा हुआ उसको पता होगा, कॉपर FCC के अंदर होता है। Z की वैल्यू 4 ही आनी है, इसकी आंसर Z का 4 आना है। डेंसिटी को पुट किया 8.95, 4, 63.5, A क्यूब N नॉट, यहां से A आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे इसको √2A = 4R। इधर से R निकालेंगे, ये वाला R मैच कर जाएगा। ये इस तरीके से करना क्वेश्चन। समझ आ गया कैसे करना क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए बोर्ड का। कोई डाउट किसी को इसमें? Z की No, वैल्यू 4 sir. आएगी यहाँ से, तीसरा वाला करेक्ट
है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो इसको न्यूमेरिकल का बेसिक न्यूमेरिकल है बिल्कुल, ये कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं दिया इसके अंदर, सब बेसिक न्यूमेरिकल है। ये एक लास्ट न्यूमेरिकल दे रहा हूँ बोर्ड लेवल का ही। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी crystallizes in FCC. An element crystallizes in FCC with nearest neighbor distance of root 2 angstrom. Suppose. Calculate number of atoms in 100 gram of the element. Given density is equal to 1.5 gram per centimeter cube. करो ट्राई।
Sir, approximately 10 raised to power 26 atoms. चलो और किसने निकाला समय के अलावा? चलो देख लेंगे, फिर थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद डिफेक्ट्स की। देखो इसमें पहले डेंसिटी दे रखी है और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दे रखा है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है √2 एंगस्ट्रॉम। तो एफसीसी के अंदर T क्या होता है? a/√2। तो √2 है ये एंगस्ट्रॉम में, तो इंटू 10⁻8 कर देंगे सेंटीमीटर के लिए, और इंटू √2 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू a। तो a आ गया यहाँ से 2 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। अब डेंसिटी इक्वल टू Zm/a³ इंटू n0। z की वैल्यू एफसीसी के लिए 4 m निकालेंगे, a³ 2 इंटू 10⁻8 का क्यूब, n0 पता ही है हमें, और यहाँ से हमारा m निकल जाएगा। डेंसिटी दे रखी है, कितनी है डेंसिटी? 1.5। ये कितना आया है हमें यहाँ से सम्यक? Sir, 3 into 10 raised to power -24 n0. अच्छा 3 इंटू यानी 3, ये तो कितना आ जाएगा? 3 6 18, ये तो कम आएगा तेरा फिर 1.8 के आसपास है। Sir, 2 के 3 आसपास। n0 into 10 raised to -24. चलो इधर से जो भी तुम्हारा आ गया, सही ना, m आ गया। m के अंदर n0 एटम्स हैं। ये तरीका लास्ट में करने का। तो 100 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? n0/m इंटू 100। आगे समझ के नहीं है? तरीका समझ आ गया इसका कि नहीं? देखो तरीका समझ आ गया कि नहीं इसका? Yes, sir. हाँ सर, आगे चलो समझ। नोट करना है अब। यहाँ से अब टॉपिक स्टार्ट हो गया डिफेक्ट्स, सही ना। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। अब ये थ्योरी वाले टॉपिक चलेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। क्लियर? डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। कोई भी क्रिस्टल ले लिया मैंने, सपोज NaCl का। NaCl की एग्जांपल चलती है हर जगह ज्यादातर। ये NaCl का क्रिस्टल है, यहाँ Na+ है, Cl- Na+, ये पूरा कंटिन्यूड क्रिस्टल है। Cl- के साथ Na+ होगा, Na+ का Cl-। ये चल रहा है पूरा, ये पूरा क्रिस्टल कंटिन्यूड है पूरा, सही ना। इसके अंदर डिफेक्ट कैसे आएगा? नॉर्मल अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है, ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो हम मानते हैं इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। ओनली एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट 0 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ये ध्यान रखना। 0 केल्विन पे कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसके अंदर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर से हो सकता है कोई आयन, सपोज Na+ है, ये निकला यहाँ से, और यहाँ से निकल के कहाँ जाए? इंटरशीयल साइड पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। वैसे तो ये छोटी होती है, यहाँ पे आना टफ है इसका, क्योंकि एल्कली मेटल के कैटायंस बड़े होते हैं। ये इंटरशीयल साइड पे, इंटरस्टिशियल साइड पे नहीं आ सकते, इसे बोलते हैं लैटिस साइड। ये लैटिस साइड है, और यहाँ पे अभी Na+ आया है, इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइड, जो कि छोटी होगी थोड़ी। इंटरस्टिशियल साइड, सही ना। ये इंटरस्टिशियस में आ जाता है, कहाँ जाता है? इंटरस्टिशियस, सही ना, इंटरस्टिशियस में आ जाता है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट भी, सही ना। तो और इंटरस्टिशियल्स क्या होते हैं? एटम्स। इंटरस्टिशियल्स क्या होते हैं? एटम्स विच फिल द इंटरस्टिशियल साइट्स। समझ गए? जो ये साइट है इसको इंटरस्टिशियल साइट भी बोलेंगे, इंटरस्टिशियस भी बोलेंगे, या वेंट्स भी बोलेंगे, या होल्स भी बोलेंगे, या वॉइड भी बोलेंगे एक तरह से। और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरस्टिशियस, है ना। इंटरस्टिशियल साइट को बोलते हैं जो खाली जगह है, जहाँ पे एटम आता है। तो लैटिस साइट और इंटरस्टिशियल साइट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। लैटिस साइट जहाँ पे एटम, आयन या मॉलिक्यूल रखा जाएगा, वो लैटिस साइट होती है, और जो वॉइड्स होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल साइट। तो कोई भी एटम या आयन अपनी साइड छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए, या कंप्लीटली ये Na+ यहाँ ना आए, यहाँ से कंप्लीटली बाहर निकल जाए, यहाँ से क्या हो जाए? ये Na हटा दिया मैंने, यहाँ से कंप्लीटली क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, बाहर निकल गया, तो इसे बोलेंगे डिफेक्ट आ गया। और ये कब आता है?
ये कब आता है? जब टेम्परेचर 0 केल्विन से क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए इन डिफेक्ट्स को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ये पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे हम आगे, पॉइंट डिफेक्ट्स, इसलिए हम इनको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। बिकॉज एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, because at absolute zero of temperature we have perfect arrangement of ions in the crystal, ideal arrangement होगा, इसे बोलेंगे ideal crystal, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, all the ions they are perfectly placed, that is called as an ideal crystal. But as temperature rises, then as temperature rises then these defects they also start arising, ये बढ़ने लग जाते हैं, ये बढ़ेंगे और ये डिफेक्ट बढ़ रहे हैं टेम्परेचर राइज की वजह से, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। क्लियर? इसलिए इनको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। जीरो केल्विन पे कोई डिफेक्ट नहीं, टेम्परेचर बढ़ा तो डिफेक्ट्स आने लग गए, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। है ना? तो ये डिफेक्ट्स क्या हैं? अब डिफेक्ट्स होते क्या है? यहाँ पे सुनेंगे, डेफिनेशन लिखने हैं, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन, परफेक्शन नहीं, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट क्या है ये? any deviation or departure, any deviation or departure from perfectly ordered arrangement of ions in a crystal is called as imperfection. Any deviation or departure from perfectly ordered arrangement of ions in a crystal is called as imperfection. इसे क्या बोलते हैं? imperfection. तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। any deviation or departure from perfectly ordered arrangement of ions in a crystal is called as defect. इसके नोट्स बहुत प्रॉपर बना लेना, है ना, इसके नोट्स ढंग से बनाना, तो इसे बोलते हैं डिफेक्ट। और अगर ये डिफेक्ट, ध्यान रखना, अगर ये डिफेक्ट एक एटम के अराउंड है या ग्रुप ऑफ एटम्स के अराउंड है तो इसे बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। मान लिया एक एटम के अराउंड या एक ग्रुप ऑफ एटम्स के अराउंड, तो क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट डिफेक्ट। देखो यहाँ पे आ गए या यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये ऐसे है, तीन जगह दिखा दिया मैंने। if these defects या if these deviations they are around an atom or group of atoms then it is called as point defect. If these defects they are around an atom or group of atoms then it is called as point defect. तो बोलेंगे इसको point defect। कोई डाउट किसी को? यही हमें डिटेल में पढ़ना है। अगर ये डिफेक्ट्स एक पॉइंट पे हैं या एक एटम पे हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स पे हैं तो इसे बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। कोई डाउट? No, कोई sir. डाउट इसमें किसी को? नहीं सर। और अगर ये पॉइंट डिफेक्ट्स, ध्यान रखना, अगर ये पॉइंट डिफेक्ट्स एक रो के लॉन्ग एक्सटेंड करते हैं, अगर ये पॉइंट डिफेक्ट्स एक रो के लॉन्ग एक्सटेंड करते हैं तो इन्हें बोलेंगे हम लाइन डिफेक्ट और डिसलोकेशन। तो क्या बोलेंगे इसको? लाइन डिफेक्ट या डिसलोकेशन। अगर ये डिफेक्ट्स एक लाइन के राउंड एक्सटेंड करते हैं तो इन्हें बोलेंगे लाइन डिफेक्ट और डिसलोकेशन। क्लियर होगी बात की नहीं है? नोट कर ले। आगे समझ के नहीं? यहां तक क्लियर हो गया सबको? अभी मैंने बताया तुम्हें पॉइंट डिफेक्ट क्या है। पॉइंट डिफेक्ट when deviations exist around an atom or group of atoms then it is called as point defect। जैसे एक पॉइंट पे आ रहा है या ग्रुप ऑफ पॉइंट्स पे आ रहा है या ग्रुप ऑफ एटम्स पे आ रहा है तो पॉइंट डिफेक्ट। और अगर ये पॉइंट डिफेक्ट्स एक पूरी रो के लॉन्ग या एक पूरी लाइन के राउंड एक्सटेंड करते हैं तो इन्हें बोलेंगे लाइन डिफेक्ट और डिसलोकेशंस, तो इसे बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। ये लाइन डिफेक्ट है। और डिसलोकेशन पूरा लिखना तुम लोग, डिसलोकेशन। और ये किसकी वजह से, लाइन डिफेक्ट किसकी वजह से आते हैं? ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स। जब प्लेन्स जो हैं क्रिस्टल के इम्प्रॉपरली ओरिएंटेड होते हैं, ऊपर नीचे होंगे, तो जाके ये लाइन डिफेक्ट आ जाएगा, तो जाके ये आएगा लाइन डिफेक्ट, है ना, तो जाके ये क्या आएगा? लाइन डिफेक्ट। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। आगे समझ के नहीं है? हाँ सर आ गया।
चलो ये यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, लाइन डिफेक्ट्स क्या होते हैं, या डिसलोकेशन, लाइन डिफेक्ट या डिसलोकेशन क्या होते हैं, ये सब बता दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें ना एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन, ये सिलेबस में नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन आया है इसका आज तक, तो उसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। एज डिसलोकेशन या स्क्रू डिसलोकेशन, ये भी होता है इसी वजह से, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स की वजह से, तो उसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, वो हम पढ़ेंगे किसमें, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, जब हम आएगा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन भी आएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा या होल्स का मूवमेंट होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। और सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। तो यहाँ से अब हमारे जो डिफेक्ट्स हैं वो स्टार्ट होंगे, यहाँ से डिफेक्ट स्टार्ट होंगे। ये मैंने थोड़ा सा थ्योरी बता दिया इसका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो सुन लेंगे एक बार। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। व्हाट इज इम्परफेक्शन, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इम्परफेक्शन, डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन अ क्रिस्टल, दिस इज कॉल्ड एज इम्परफेक्शन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, व्हाई पॉइंट डिफेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, दूसरा क्वेश्चन ये, व्हाई पॉइंट डिफेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन, लैटिस साइड क्या है, इंटरस्टिशियल साइड क्या है, लैटिस साइड क्या है और इंटरस्टिशियल साइड क्या है, सही ना। तीसरा क्वेश्चन ये, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैटिस साइड एंड इंटरस्टिशियल साइड, वो मैंने यहाँ मार्क किया है पूरा, ये यहाँ पे मार्क किया हुआ, लैटिस साइड ये रहा और ये इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है। लैटिस साइड साइड एट विच आयन एटम आयन और मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड, और डिफेक्ट आएगा तो ये इंटरस्टिशियल साइड पे जा सकता है या फिर बिल्कुल बाहर निकल सकता है, तो डिफेक्ट आ गया, तो ये आइडियल क्रिस्टल नहीं रहेगा, सही ना, ये इम्परफेक्शन आ गया इसके अंदर, तो ये आ जाएगा। फिर इंटरस्टिसिस, इंटरस्टिसिस और इंटरस्टिशियल्स में क्या डिफरेंस है, इंटरस्टिसिस और इंटरस्टिशियल में डिफरेंस क्या है, 1 मार्क में ये भी आता है, इंटरस्टिसिस और इंटरस्टिशियल में क्या डिफरेंस है। इंटरस्टिसिस क्या है, ये यहाँ पे जो है ना ये वाला पॉइंट, ये इंटरस्टिसिस है, जहाँ पे एटम एंटर करेगा या आयन एंटर करेगा, वो इंटरस्टिसिस है। इंटरस्टिसिस वॉइड्स, जो वेंट्स हैं, होल्स हैं, है ना, जो गैप्स हैं, इंटरस्टिशियल साइड जो है उसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल। और इंटरस्टिशियल क्या है, साइट एट विच, इंटरस्टिशियल क्या है, एटम्स विच फिल दीज वॉइड्स, या आयन, जैसे एन पास यहाँ से हटके यहाँ आया, ये इंटरस्टिशियल होगा। एटम्स विच कम इनटू दीज वॉइड्स, समझ आया कि नहीं है, एटम्स विच फिल दीज इंटरस्टिशियल्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल्स। इंटरस्टिशियस और इंटरस्टिशियल ही होते हैं, खाली जगह जो है वो इंटरस्टिशियस है और जो एटम आ रहा है वो इंटरस्टिशियल है। अभी आगे करेंगे।